नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैच चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड डीसी मशीन का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। एंड डीसी मशीन में भी जनरेटर कंप्लीट हो चुका है, उसके डीसी मोटर का पोर्शन चल रहा है और उसमें भी हमने बैक ईएमएफ वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज जो चलेगा हमारा वो चलेगा क्या, वोल्टेज इक्वेशन, पावर इक्वेशन ऑफ अ डीसी मोटर। यानी डीसी मोटर में वोल्टेज इक्वेशन, यानी कैसे सर, हम जो डीसी मोटर पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी सप्लाई, कितनी सप्लाई देते हैं बेसिकली हम, या तो 230 वोल्टेज देंगे या 440 वोल्टेज यानी 3 फेज के लिए देते हैं। तो वही क्या कहलाता है, अप्लाइड या सप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, किसी भी डीसी मोटर पे। तो उसके कारण किसी भी मोटर में अंदर जो ईएमएफ जनरेट होता है, भाई दो फ्लक्स होते हैं ना किसी भी मोटर में, क्योंकि एक आर्मेचर फ्लक्स, एक होगा उसका स्टेटर फ्लक्स। तो उसके कारण जो नया वोल्टेज पैदा होता है किसी भी मोटर में, नया कैसे सर, भाई 230 वोल्टेज दिया, उसमें से कुछ लॉस होगा, जो बचा कुछ अंदर पहुंचेगा वोल्टेज, वही तो नया वोल्टेज कहलाएगा, बैक ईएमएफ। ठीक है, तो उसके कारण वोल्टेज इक्वेशन कैसी बनती है किसी भी डीसी मोटर में, उसी चीज को हम आज क्या करेंगे, स्टडी। ठीक है, तो यहां से बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना डीसी मोटर का एक एक पॉइंट। अब मैं आपको एक बार और याद दिला दूं, कई स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा कि सर आपने कंस्ट्रक्शन तो बताया ही नहीं डीसी मोटर का, तो उसमें बताने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर उसकी योक है, योक बोले तो स्टेटर वाला पार्ट वो सॉलिड कास्ट स्टील का बनता है, और रोटर वाला पार्ट यानी आर्मेचर वाला जो पार्ट है वो सॉफ्ट आयरन का बनता है, ड्यू टू हिस्टैरिसीस लॉसेस। यानी आपने अगर हिस्टैरिसीस कर्व की अच्छी खासी नॉलेज ली होगी मैग्नेटिज्म से, यानी मैग्नेटिज्म में ये सारे पोर्शन हमने अच्छे से पढ़ाए हैं, अगर आपने मैग्नेटिज्म वाले पोर्शन को स्टडी किया हुआ है तो आपको ये भी पता होगा कि मोटर के लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट होता है, कौन सा नहीं होता है, सॉलिड कास्ट स्टील को ही क्यों यूज़ किया जाता है योक बनाने में, ऐसे इसका रीजन क्या है, कोर मटेरियल कैसा होना चाहिए, रिटेंटिविटी क्या होती है, कोरोसिविटी क्या होती है उसकी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैग्नेटिज्म के अंदर स्टडी कराए जाते हैं, क्योंकि डीसी मशीन में तो सिर्फ इतना बताया जाता है कि यहाँ ये मटेरियल यूज होता है, लेकिन इसका रीजन ये क्यों हुआ, भाई इसकी जगह हमने मिट्टी क्यों नहीं लगा ली, भाई लोहा ही क्यों लगा रहे हैं, लकड़ी क्यों नहीं लगा लिए, इसका रीजन आपको मिलेगा मैग्नेटिज्म के अंदर। कौन से चैप्टर में, मैग्नेटिज्म में भी हिस्टैरिसीस कर्व के अंदर। पढ़ना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा आज का नया टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक, अब यहां से देखना बहुत ही ध्यानपूर्वक, अब से जो स्टार्ट हो रहा है वोल्टेज इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर की वोल्टेज इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर नजर डाल देते हैं। बैक ईएमएफ यानी ईबी, ईबी से दर्शाया जाता था ना बैक ईएमएफ को, वो हम पहले ही आपको स्टडी करा चुके हैं। एक्ट्स इन अपोजिशन टू द अप्लाइड वोल्टेज, तो आपको ये भी बता चुके हैं कि अप्लाइड वोल्टेज क्या होता है। भाई बेसिकली आपके घर में जो फैन चलता है उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर लगाते हो तो कितना वोल्टेज होता है, वो बेसिकली 230 वोल्टेज। तो 230 इज नॉन एज अप्लाइड वोल्टेज, या 440 440 वोल्टेज, 3 फेज, जिस मोटर में 3 फेज होते हैं वहां 440 की बात होती है। ठीक है, दैट इज नॉन एज अप्लाइड वोल्टेज। दूसरा बैक ईएमएफ, भाई ये जो 230 हम इस मोटर पे अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए फिगर मोटर की है, इस पर 230 वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया अप्लाइड वोल्टेज इज नॉन एज 230 वोल्टेज। 230 वोल्टेज के बाद मोटर की वाइंडिंग वगैरह में कुछ लॉस होता है, आप सभी को पता है, ये पढ़ चुके हैं हम, सीरीज शंट एंड कोर एंड मैकेनिकल लॉसेस। उसके बाद जो बचा कुचा, मान लीजिए 230 वोल्टेज पैदा मतलब अप्लाई किया, उसके बाद मान लीजिए उसमें 220 वोल्टेज कार्य कर पा रहा है, कुछ वोल्टेज का लॉस हो गया, तो बचा हुआ वोल्टेज ही क्या कहलाता है, बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ तो क्या होता है, जो चीज जिसकी वजह से पैदा होती है वही बाद में उसका विरोध करने लग जाती है। ठीक है, मान लीजिए मैं ही आपको स्टडी करा रहा हूं, भविष्य में आप मेरे से भी इंटेलिजेंट बनेंगे तो मेरे से आप वाद विवाद करेंगे कि सर आपने ये जो चीज है यहाँ ये पॉइंट थोड़ा ऐसे बोलना चाहिए था या गलत बोल दिया था। तो जो चीज जिसकी वजह से पैदा होती है वही उसका विरोध करने लग जाती है। वैसे ही अप्लाइड वोल्टेज की वजह से ही तो बैक ईएमएफ पैदा हुआ था किसी भी मोटर में। अब बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करने लग जाता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज लॉ ने यही बोला है, लेंज अंकल ने। लेंज अंकल ये बोलते हैं कि किसी भी डीसी मोटर में जो अप्लाइड वोल्टेज होता है उसका विरोध कौन करता है, बैक ईएमएफ।
दैट इज नोन एज वोल्टेज इक्वेशन ऑफ एनी डीसी मोटर। यही तो वोल्टेज इक्वेशन है, ठीक है। तो जब वोल्टेज इक्वेशन की बात करते हैं तो नेट वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर सर्किट, आर्मेचर सर्किट पे नेट वोल्टेज क्या हुआ भाई, वी तो हमने अप्लाइड किया, ई भी अंदर जाके पैदा हुआ, ई भी पैदा हुआ, वी हमने अप्लाइड किया। तो क्यों ना, मान लीजिए कहना ये चाह रहे हैं हमने आपको 10 रुपए दिए, 10 में से 2 रुपए का लॉस हो गया, 8 रुपए अंदर पहुंच गए, मतलब कहीं किसी के पास 8 रुपए पहुंच गए। तो अगर 10 में से 8 को घटा दिया जाए तो हमारे लॉस निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए V में से EB को माइनस कर दिया गया, ठीक है। तो यहां से जब वोल्टेज इक्वेशन ये है, कभी भी आपसे कोई पूछे वोल्टेज इक्वेशन ऑफ एनी डीसी मोटर तो क्या होगी, V इक्वल्स टू EV प्लस IARA, V इक्वल्स टू EV प्लस IARA। क्यों सर, मान लीजिए V क्या है 100%, यानी जो 230 वोल्टेज दिया आपने, 230 वोल्टेज किसी भी मोटर पे, जो 230 वोल्टेज दिया वो क्या है 100% है, यानी अप्लाइड वोल्टेज। उसमें से यूजफुल वोल्टेज कितना 80%, 80% है यूजफुल, मान लीजिए 210 वोल्ट, 210 मान लो, ठीक है। यूज में आ रहा है 210, दैट इज नोन एज बैक ईएमएफ। बाकी आपके 20% यानी कि 20 वोल्ट, अब मैं ऐसे ही रफली फिगर बता रहा हूं, यानी 20% यानी 20% का लॉस हो जा रहा है, यानी कि 20 वोल्ट का लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने 230 अप्लाई किया था, जिसमें से EB इज नोन एज बैक ईएमएफ। 210 वोल्टेज यूज में आ गया, यानी 80%, बचा कितना 20%, 20 वोल्ट का लॉस हो गया IARA। तो ये IARA जहां भी शब्द आएगा ना, मैं इसको हजारों बार आपको बता चुका हूं लेक्चर्स के अंदर, ये होता है आपकी डिसिपेटेड पावर। भाई डिसिपेटेड लॉसेस की बात करता है, यानी कि हीट लॉसेस के कारण भी हो सकता है, मैकेनिकल लॉसेस। ये जो IARA वर्ड है ना, ये लॉसेस को ही दर्शाता है। तो भाई बैक ईएमएफ प्लस लॉसेस को अगर प्लस कर दिया जाए तो वोल्टेज इक्वेशन निकल के आ जाती है, ठीक है। तो ये जो मैंने ये लिखवाई है, ये वाली बात नीचे, इसको भी हल्के से नोट डाउन करना। हालांकि ये फिजिक्स में नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूँ, ये नीचे वाली फिजिक्स में सिर्फ ये इक्वेशन है। डायरेक्टली इक्वेशन तो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर इस एग्जाम्पल को आप नीचे लिखेंगे, लिख लेना अपना नोट करके, जैसे भी लिखना है, तो आपको बिल्कुल करेक्टली समझ में आ जाएगा इससे, ठीक है। तो यहां से आपको वोल्टेज इक्वेशन ऑफ एनी डीसी मोटर, इट इज वेरी क्लियरली पॉइंट, यहां से आपको वोल्टेज इक्वेशन ऑफ एनी डीसी मोटर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, ठीक है। तो यहां से हमें यह पता चला कि वोल्टेज इक्वेशन होती क्या है किसी भी डीसी मोटर के लिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इससे पहले जो पॉइंट हमने स्टडी किया वो था वोल्टेज इक्वेशन ऑफ एनी डीसी मोटर। तो इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, पावर इक्वेशन। भाई वोल्टेज से ही तो पावर ड्रॉ होती है, जब भी वोल्टेज शब्द आता है तो उसके बाद पावर, यानी 1 घंटे में या 1 मिनट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ, वही तो पावर है, ठीक है। तो जब भी हम पावर की बात करते हैं तो पावर में वोल्टेज के साथ साथ करंट भी मल्टीप्लाई में आता है। तो यहां से आप देख रहे होंगे V इंटू आई ए, ये भी पावर का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि P इक्वल्स टू V इंटू आई इज नोन एज पावर, ठीक। दूसरा फॉर्मूला होता है पावर का P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, ये भी पावर का, यानी पावर ये कौन सी है, कौन सा है, पावर डिलीवर्ड, ये वाला पावर कंजप्शन, और ये वाला पावर डिसिपेटेड। यानी 3 प्रकार की पावर होती है, किसी भी बल्ब में ले लो, कहीं भी ले लो, जहां भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है वहां 3 टाइप्स ऑफ पावर इज यूजेस। कौन कौन सी, भाई जहां से पावर की सप्लाई हो रही है वो कहलाएगा पावर डिलीवर्ड। जहां पावर का कंजप्शन हो रहा है, मान लीजिए बल्ब जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो खर्च हो रही है उसको बोलेंगे पावर कंजप्शन, ठीक। दूसरा, उसके कारण जो लॉस हो रहे हैं हीट वगैरह के लॉसेस, वो बोला जाएगा पावर डिसिपेटेड। तो पावर डिसिपेटेड को कौन दर्शाता है, ये वाला फॉर्मूला। इसीलिए पावर के 3 फॉर्मूले। तो अब यहां से आप देख रहे होंगे V इक्वल्स टू आई ए इज नोन एज पावर, EB इंटू आई ए इज आल्सो नोन एज पावर, प्लस ये लॉसेस को दर्शा रही है पावर IA स्क्वायर RA। तो ये पावर इक्वेशन है किसी भी डीसी मोटर के लिए। V इंटू आई ए इक्वल्स टू EB इंटू आई ए, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं PA, यानी ये कौन सी पावर है, पावर इन आर्मेचर सर्किट, प्लस IA स्क्वायर RA लॉसेस। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो लॉस हो रहे हैं उनको प्लस आर्मेचर की पावर को ऐड कर दिया जाए तो टोटल पावर निकल के आ जाती है किसी भी मोटर की।
क्योंकि भाई जो हम इनपुट देते हैं 230 वोल्टेज सप्लाई या 440 वोल्टेज सप्लाई, उसमें से कुछ परसेंट पावर का लॉस हो जाता है। मान लीजिए अगर आप 100% दे रहे हो तो उसमें से कितना, अबाउट 5% ऑफ इनपुट पोर्शन इज वेस्टेड। इनपुट मतलब जो दिया उसका 5% पावर तो लॉस में ही चला जाता है, बाकी बचा 90% रिमेनिंग पार्ट जो होता है पावर का, वो ही मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो पाता है। किसी भी डीसी मोटर का कार्य यही होता है कि इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करना। तो कितना हो पाता है, 5% तो वेस्ट में ही चला गया, कॉपर लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस एंड आयरन एंड कोल लॉसेस, जो लॉस हो रहे हैं वो 5, यानी टोटल 5% लॉसेस हो गए, 95% ही यूजफुल पावर में कन्वर्ट हो पाया। तो यहाँ से पावर इक्वेशन का कहने का मतलब ये नहीं, ये फॉर्मूले की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। थ्योरेटिकल पोर्शन सिर्फ ये बताना चाहता है कि 5% पावर का ही लॉस होता है, बाकी बची हुई पावर यूजफुल पावर होती है किसी भी डीसी मोटर के लिए। अब यहाँ से ये तीनों फॉर्मूले भी ध्यान में डाल लेते हैं। VAI ये कहता है पावर सप्लाई इनपुट की बात करता है। EBIA यानी आर्मेचर पर जो पावर डेवलप्ड होती है अंदर, यानी हमने इलेक्ट्रिसिटी दिए, उसके बाद किसी भी मोटर में अंदर जो पावर का डेवलपमेंट होता है, यानी बैक EMF बोलते हैं जिसको, उसको दर्शाता है EB इंटू IA। दूसरा IA² जो दर्शाता है, ये दर्शाता है लॉसेस को, यानी इलेक्ट्रिक पावर वेस्टेड इन आर्मेचर ड्यू टू कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस, कोल लॉसेस एंड स्टील लॉसेस, कोई से भी लॉस हो वो इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पावर इक्वेशन भी समाप्त होती है। अब चलेगा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जब भी हम किसी भी मोटर या किसी भी जनरेटर या कोई भी डिवाइस हो यूज़ करते हैं तो हम ये सोचते हैं उससे ज़्यादा कार्य लिया जाए। अब मैं इस मार्कर को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि कम इंक डालने पर ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करे, भाई ज़्यादा दिन तक यूज़ करूँगा ताकि मेरे पैसे वसूल हो चुके हैं। वैसे ही किसी भी मशीन को लेते हैं तो हम उस पर इतना कार्य लेते हैं, इतना लोड डाल देते हैं कि जितनी उसकी क्षमता नहीं, उतनी उसकी इतनी इफिशियंसी ही नहीं है जितना हम उस पर कार्य लेने की कोशिश करते हैं। वैसा ही कंडीशन आता है किसी भी मोटर के अंदर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैकेनिकल पावर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य लेने की कोशिश, यानी उस पर जितनी क्षमता नहीं है उससे ज़्यादा कार्य करा रहे हो। ठीक है, तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में, डेवलप्ड बाय द आर्मेचर इज मैक्सिमम कब होगी, यानी कि डीसी मशीन का जो आर्मेचर है वो मैकेनिकल पावर को डेवलप जो करेगा वो मैक्सिमम कब करेगा, यानी कि 100% कब करेगा, जब बैक EMF इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। तो कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए 230 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो 230 वोल्टेज का ही यूजफुल हो जाए, लॉस ना करे कुछ भी। तो यही तो होता है अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू बैक EMF। तो ये पॉइंट यही कहना चाह रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली ही किताबों में ही पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो भी किसी भी मोटर को या जनरेटर को लेता है वो उतना लोड डालता है जितनी उसकी क्षमता ही नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का लॉस करता है। और आपने कभी भी देखा होगा कि आपकी जो मोटर है वो गर्म होने लग जाती है, इसी कारण से होती है क्योंकि उसकी उतनी क्षमता ही नहीं जितना लोड डाला जा रहा है। बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली, ओनली थ्योरेटिकली पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट है इनको जरूर ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वी नेवर एम टू अचीविंग मैक्सिमम पावर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी मशीन से हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर कैसे लें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कैसे कराएं, ऐसा हमें सोचना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये जो है लॉसेस को बढ़ा देता है। जितना हम कार्य लेने की कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा हमारी मोटर जल जाएगी या उसकी वाइंडिंग लीकेज हो जाएंगी, उसमें लॉस ज़्यादा हो जाते हैं। कम कार्य लो और ज़्यादा दिन तक यूज़ करो, ये बेस्ट होता है। द आर्मेचर करेंट अंडर दिस कंडीशन इज वेरी लार्ज, यानी ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कोई व्यक्ति डेली 5 रोटी खाता है और वो पूरा कार्य करता है। मान लीजिए अगले दिन आपने उससे बोला तू आज से डबल कार्य करेगा, तो वो क्या काम करेगा, 5 में थोड़ी ना करेगा, फिर वो ज़्यादा रोटी खाएगा, फिर अगले दिन और ज़्यादा खाएगा, यानी कि आपको उससे ज़्यादा लॉस हो गया जितना उसने कार्य नहीं करा। तो इसीलिए बोलते हैं किसी भी मोटर पे उतना ही लोड डालिए जितना उसकी क्षमता है। कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी मोटर 230 वोल्टेज पर कार्य करती है, यानी सिंगल फेस वाली, आपने उसकी क्षमता से ज़्यादा लोड डाला
तो वो 230 से ज़्यादा भी वोल्टेज खाना स्टार्ट कर देगी। इसी को बोलते हैं अंडर दिस कंडीशन मच लार्ज करंट इज ड्रॉन बाय द मोटर। यानी वो बोलेगी जब उस पर कार्य डालोगे ना, पहले जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे उस पर कर रही थी, जैसे ही उस पर लोड डाला वो बोलेगी और इलेक्ट्रिसिटी दो और दो और दो। यानी जितना आप दे नहीं पा रहे भाई, जितना सप्लाई आपकी तो कांस्टेंट सप्लाई होती है ना घर में, आप दे ही नहीं पाओगे इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उसकी स्पीड लो पड़ जाएगी। अब लो हो जाएगी तो बैक ईएमएफ डाउन चला जाएगा, आर्मेचर टॉर्क की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, इसलिए उसमें कॉपर लॉसेस आर्मेचर लॉसेस बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, मोटर की स्पीड कम हो जाती है, देखा होगा आपने कभी भी क्रॉलिंग होने लग जाती है, मोटर के अंदर आवाज होने लग जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं कभी भी हमें ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि मैक्सिमम पावर डेवलप्ड की जाए किसी मोटर से। ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, अब ये मेन पॉइंट चलेगा। हाफ ऑफ द इनपुट पावर इज वेस्टेड इनटू आर्मेचर सर्किट, इन फैक्ट द एफिशिएंसी विल बी बिलो 50%। यानी आपकी मोटर की जो एफिशिएंसी है, जो उसकी क्वालिटी है, जो कार्य करने की क्षमता है, वो 50% से भी कम चली जाती है। यानी जितना कार्य पहले करती थी उससे भी कम करने लग जाएगी। यानी आपकी मोटर बीमार पड़ जाएगी। भाई किसी व्यक्ति से वो डेली अच्छा कार्य करता है, उससे ज़्यादा कार्य लेने लग जाओगे तो वो ज़्यादा खाना खाएगा और बीमार पड़ जाएगा। वैसे ही मोटर की कंडीशन होती है कि वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगी, और करंट जहाँ भी ड्रॉ किया जाता है, करंट जहाँ ड्रॉ होता है वहाँ हीट पैदा होती है। आपने हीटर में देख लिया होगा कि हीटर में क्या होता है, रेसिस्टेंस हाई होता है, इसीलिए वो हीटर का जो वो होती है कॉइल सी, उसमें करंट ज़्यादा आता है। करंट के कारण ही जहाँ भी करंट ज़्यादा होता है वहाँ हीट पैदा होती है, हीट पैदा होती है। तो वैसा ही मोटर में होने लग जाएगा, और आपकी मोटर की जो वाइंडिंग है उनका इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा और वो जल जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि मोटर फूक गई। ठीक है, तो यही रीजन है कभी भी लोड कम डालो, क्योंकि इफिशिएंसी 50% से भी कम चली जाती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट नोट डाउन करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ मोटर के लिए ही नहीं, ये जनरेटर में भी यूजफुल हैं। अब जनरेटर के केस में क्या होगा, आप उसको घुमाते रहे हो, यानी कांस्टेंट स्पीड में घुमा रहे हो, आगे उस पर उतने बल्ब लगा दिए कि उसकी क्षमता तो थी 50 बल्ब जलाने की, 2 पंखे या 10 पंखे चलाने की, आपने उस पर 1000 पंखे लगा दिए, तो आपका जनरेटर की इफिशिएंसी भी डाउन चली जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि उससे ज़्यादा कार्य लेने की कोशिश ना करें। कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैकेनिकल पावर या इलेक्ट्रिकल पावर। अगर मोटर का बात होगी तो मैकेनिकल पावर लोगे आप, क्योंकि मोटर मैकेनिकल पावर ही देती है। जनरेटर की बात होगी तो इलेक्ट्रिकल पावर में आएगा। ठीक है, पॉइंट यही होंगे उसके लिए भी, तो यहाँ से इसको नोट डाउन करें। अब नेक्स्ट पॉइंट, आर्मेचर टॉर्क। भाई आर्मेचर टॉर्क रियलिटी में होती क्या है, मैं आपको बता दूं। मान लीजिए इस मार्कर को मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख रहा हूँ, तो मेरे हाथ के द्वारा इस पर फोर्स लग रहा है। आप सभी को पता है फोर्स क्या होता है। अगर वर्क डन हो रहा है कहीं भी, यानी फोर्स लगा के थोड़ी सी दूरी तय करा दो, यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस, इट इज नॉन एज वर्क डन।